तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दोबारा मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अब ये शायद पार्ट 5 की वीडियो है। तो हम लोग यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसके कई वेरिएशंस लीड कोड पे भी आप ढूंढ सकते हैं, इसे कॉइन चेंज प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। और ये एक्चुअली में कंपनीज में पूछे जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है। एक और प्रॉब्लम जिसको गुड बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स कहते हैं, शायद उसके भी कई वेरिएशंस है, वो भी इंटरव्यूज़ में बहुत पूछी जाती है। और पर्सनली मैं कई इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ, और मैंने कम से कम 3 से 4 बार इसी सेम कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम का सामना किया है। इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये पार्ट हम दोबारा हिंदी में बना रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मेरे को जम नहीं रहा। मतलब लाइक मैं ऐसे आधा घंटा लगातार इंग्लिश में बात करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। सो लेट्स बिगिन। सो कॉइन चेंज प्रॉब्लम हमारी एक प्रॉब्लम है, और ये कहती क्या है हमसे। इसका सबसे पहले, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहले तो कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉइन्स, मतलब ये है हमारे पास कॉइन्स की वैल्यू। एक 5 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का और एक 1 रुपये का सिक्का है, और हमें टोटल पैसा चाहिए 11 रुपये। तो कितने लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग लें कि हमारा ये 11 रुपये बन जाए और कॉइन्स भी सबसे कम लगे। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसने दिया गया है हमें हमें वैल्यूज़ दी है कॉइन्स की, और हमें अमाउंट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्या रहता है कि हम लोगों को 11 बनाना है इन कॉइन्स का यूज़ करके। बट इधर जैसे आप देख सकते हैं, इधर हम लोग 5 के 2 कॉइन्स लें, 5 + 5, और 1 रुपये का एक कॉइन लिए, तो हमारा 11 रुपया टोटल हो जाएगा। हाउएवर जब क्वेश्चन बड़ा होता है, जैसे 10,000, समझ लो 5 रुपये बनाना है, और हमको सिक्के खूब सारे दिए हुए हैं, 100 का सिक्का दिया है, 50 का सिक्का दिया है, 51 का सिक्का दिया है, तब ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमें इसका कोड लिखना पड़ता है। अब ये कोड हम लोग लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इस सीरीज़ में कोई भी कोड लिखते आए हैं, हमें सेम उसी तरीके से इस प्रॉब्लम से भी क्या दिख रहा है। इस प्रॉब्लम से हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास हर हर आइटम को ट्रेवर्स करते करते, मतलब हर सिक्के को ट्रेवर्स करते करते हमारे पास दोबारा 2 चॉइसेस आ रही हैं। क्या 2 चॉइसेस आ रही हैं? या तो हम इस सिक्के को लें या ना लें। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती अगर हम एक सिक्के को सिर्फ एक ही बार ले सकते तो। बट इसमें क्या है कि 11 रुपये बनाने के लिए हम 5 का सिक्का 2 बार भी ले सकते हैं, एक सिक्का 2 बार भी ले सकते। तो हमें ये कब पता चलेगा कि हमें एक सिक्का एक बार लेना है, कि एक सिक्का 2 बार लेना है, कि एक सिक्का कितनी बार लेना है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हल्की सी कॉम्प्लिकेट होती है, बट उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होती। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस एक दो कंडीशन इधर उधर है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा जो है इसको ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, आई। तो इस बार हमारे पास कितनी चॉइस है? हमारे पास इस बार 3 चॉइस है। क्या चॉइस है? कि हम इसको ना लें। ठीक है, दूसरी चॉइस क्या है? हम इसको ले के आगे बढ़ जाएं, मतलब 5 हमने ले लिया, पर हमने पॉइंटर 2 पे कर दिया। अब तो हम लोग 5 से आगे बढ़ गए, तो अब हम लोग 2 पे आ गए। ठीक है, और हमारे पास तीसरी चॉइस क्या है कि हम लोग 5 को लें। मतलब हम लोगों की तीसरी चॉइस ये है कि हम लोग 5 को तो ले लें। जैसे हम लोगों ने इधर 5 को ले लिया, एक बार ले लिया, और इधर 5 आ गया, हमारा प्लस हो गया हमारे अमाउंट में। ठीक है, और उसके बाद हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट ना करें, हम 5 पे ही रहने दें, ताकि हम लोग दोबारा 5 ले सकें। फिर हमारे पास 3 चॉइस आएंगी। ठीक है, अगर हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, हम लोग दोबारा इसी 5 पे ट्रेवर्स करेंगे, फिर हमारे पास 3 चॉइसेस आएंगी कि इसको लें, ना लें, या लेते रहें मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यही इस सवाल को एक्चुअली में कॉम्प्लिकेट कर रहा है। लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल तोड़ है। आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? कि अगर मान लीजिए हम 2 कंडीशंस लिखते हैं। पहली कंडीशन हम लोग क्या लिखें कि हम लोग इसको लिया, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ गए, इसको लेके हम लोग मूव ऑन कर गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग लेके मूव ऑन कर गए तो हम दोबारा आई को नहीं ले पाएंगे। इस वजह से हम इस कंडीशन को अपने प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या 2 कंडीशंस लिखेंगे मेन। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर सोचो
तो अगर हम लोग एक कंडीशन ये लिख रहे हैं कि हम लोग इसको ले ही ना, हम लोग ना लें, सीधा i इज इक्वल टू i-1 कर दें, हम लोग पॉइंटर डिक्रीमेंट कर दें, तो हमारा i जो है इधर की जगह इधर आ जाएगा, इधर से हट जाएगा। एक हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं कि हम लोग इस 5 को लें और पॉइंटर हमारा i ही रहने दें। तो इससे क्या हुआ, अगर हम दोनों कंडीशंस को कंप्लीटली एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग आई को एक बार ले रहे हैं और एक बार हम लोग आई को नहीं ले रहे हैं। जब हम लोग ले रहे हैं तब हम लोग आई को डिक्रीमेंट नहीं कर रहे, और हम लोग जब नहीं ले रहे हैं तब हम लोग आई को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन को कवर करती है। अगर हम लोग आई को डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग 5 पे बैठे हैं, इस कंडीशन में हम लोग 5 पे बैठे हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक बार 5 को ले लिया, ठीक है, 5 को ले लिया तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 हमारा अमाउंट हो गया। और हमने नहीं लिया तो हमारा अमाउंट फिर भी 11 रहा, बट हम लोग आगे बढ़ गए, हम 2 पे आ गए हम, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इधर 6 पे आने के बाद हमारे पास दोबारा 2 चॉइसेस हैं कि हम लोग उसको लें और लेते रहें या आगे बढ़ जाएं। तो हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं दूसरी कंडीशन में तो हम लोग ले के आगे बढ़ें या ले के वहीं रहें उसके बाद आगे बढ़ें, तो ये दोनों सेम चीज़ हो जाती है। तो ये ओवरलैपिंग कंडीशन हो गई। तो हमारा 2 कंडीशन में काम चल जाएगा कि हम लोग लें और ना लें, और हम लोग अगर लें तो हम लोग पॉइंटर को डिक्रीमेंट ना करें। तो हम लोगों का एक ही सिंगल कंडीशन जो है दोनों कंडीशंस को कवर कर रही है। अगर हम लोग लेते हैं और पॉइंटर को डिक्रीमेंट नहीं करते हैं तो जब तक हम लोग नहीं लेंगे तब तक हम लोग उसी एलिमेंट को लेते रहेंगे दोबारा। तो इससे हमारी दोनों जो है कंडीशंस कवर हो जाती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दोबारा मैं आपको एक चीज़ छोटी सी समझाऊं, उससे शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग 5 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग इसको ले लिया तो हमारे पास 5 आ गया, फिर हमने इसको ले लिया तो हमारे पास 5 आ गया, फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम इसको नहीं लेंगे और अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। हम लोग 2 को ले सकते थे, लेकिन जो 2 है हमारा वो 1 से ग्रेटर है, क्योंकि 5 प्लस 5 हमारा 10 हो गया और हमें 11 चाहिए था, तो 11 माइनस 10, तो हमें सिर्फ 1 रुपये की ज़रूरत है, हमें 2 रुपये की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, 1 आ गया। फिर हम लोग इसको ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, हम लोग के पास 2 अलग अलग चॉइसेस हैं, बट हम लोग इसको पहले लेंगे, ठीक है। हमने ले के देखा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हम लोग दूसरा साइड एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो जब हम लोग एक आइटम को ले रहे हैं और उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जब हम लोग तब तक लेते रह रहे हैं और मैट डॉट मिनिमम वाला हम लोग फंक्शन भी लगा रहे हैं, तो वो सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करेगा, लेते रहे, उसके बाद एक टाइम के बाद तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कभी ना कभी तो आगे बढ़ेंगे। और हर कंडीशन में एक में लिया फिर आगे बढ़े, एक में 2 बार लिया फिर आगे बढ़े, एक में 3 बार लिया फिर आगे बढ़े, एक में 4 बार लिया फिर आगे बढ़े। तो ऐसे करते करते सारी चॉइसेस एक्सप्लोर होंगी हमारी, थोड़ी चॉइसेस बढ़ जरूर जाएंगी। जैसे बाकी क्वेश्चंस में होता है कि हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया फिर हम लोग आगे बढ़ गए, नहीं भी लिया तो भी हम लोग आगे बढ़ गए, तो 2 ही बार एक चॉइस एक्सप्लोर होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, n बार एक चॉइसेस एक्सप्लोर हो रही है कि हम लोग 10 बार लेके उसके बाद एक बार आगे बढ़े, या 20 बार लेके या 10,000 बार लेके एक एलिमेंट को उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो 10,000 तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, मतलब हम लोगों ने कितनी बार उस चेन में गए होंगे। 10,000 बार अगर हम लोगों ने एक चीज़ को एक्सप्लोर किया तो उसमें क्या एक्सप्लोर किया होगा, पहले एक बार लिया फिर आगे बढ़ गए, फिर 2 बार लिया फिर आगे बढ़ गए, फिर 3 बार लिया, ऐसे करके 10,000 बार लिया उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो कितनी सारी चॉइसेस हमारी एक्सप्लोर हुई होंगी। इस वजह से ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n फैक्टोरियल इन रिकर्जन टाइम, ठीक है, बिग O ऑफ n फैक्टोरियल इन रिकर्जन टाइम। और हम लोग जब इसमें वो लगा देते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो इसकी दोबारा बिग O ऑफ n स्क्वायर आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमारे पास n चॉइसेस हम लोग लेते रहे उसके बाद छोड़े, तो कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चॉइसेस हैं। इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम खड़ा होता है, ठीक है। बट हम लोगों ने इसे 2 ही कंडीशन में बना दिया है, पर फिर भी चॉइसेस तो उतनी ही रहेंगी, चाहे हम लोग 2 कंडीशंस में लिखें चाहे हम लोग 10 कंडीशंस में लिखें,
तो चॉइसेस हमारे पास उतनी ही रह रही हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी रिकर्जन से बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बेस कंडीशन देखनी पड़ेगी। बेस कंडीशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बेस कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की बेस कंडीशन कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? इस प्रॉब्लम की बेस कंडीशन हम लोग ऐसे डिटरमाइन करेंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग इस एरे में इधर ट्रैवर्स कर रहे हैं, इधर आई रखा हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हर हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी अगर हमारा आई जो है वो एरे के बाहर चला जाता है, ठीक है, एरे के बाहर चला जाता है मतलब यहाँ आ जाता है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग लेस देन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरोथ इंडेक्स होता है आखिरी। तो अगर हमारा जो आई है वो एरे के बाहर चला जाता है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न नॉट पॉसिबल, मतलब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिटर्न नॉट पॉसिबल मतलब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है इन गिवन कॉइन से कि हमारा अमाउंट 11 बन जाए। ठीक है, अगर मान लो 1 नहीं होता तो कोई चारा था इसको 11 बनाने का? नहीं था, था ही नहीं। ठीक है, तो हमारा कोई भी ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है जिससे कि हम लोग ये गिवन अमाउंट बना पाएँ। दूसरा बेस कंडीशन क्या होगा? दूसरा बेस कंडीशन क्या होगा? मान लो हम लोग दो एलिमेंट या एक नया इंटीजर लेके उसमें प्लस करते जाते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं, या हम लोग अमाउंट से माइनस करते जाएं, दोनों सेम बात है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग अमाउंट से माइनस करते जाते हैं तो जैसे ही अमाउंट जीरो होगा, एग्जैक्टली जैसे ही अमाउंट जीरो होगा मतलब हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो अगर हमारा अमाउंट जीरो हो गया तो हम लोग करेंगे रिटर्न जीरो। इफ अमाउंट इक्वल टू जीरो हम लोग करेंगे रिटर्न जीरो। रिटर्न ज़ीरो क्यों किया? मतलब इसके आगे हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं करना। अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब हमारा आंसर आ गया है तो रिटर्न कर दिया पूरा प्रोग्राम, ज़ीरो रिटर्न करा के पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने रिटर्न करा दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर एक कंडीशन और होगी कि अगर हम लोग करंट हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा करंट अमाउंट है, जो कि ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा करंट अमाउंट है उसकी वैल्यू जो है जिस कॉइन पे हम लोग हैं, जिस कॉइन पे हम लोग हैं उससे कम है, मतलब कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, i-1 कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग क्या उस एलिमेंट को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हमें 10 रुपये चाहिए और हमारे पास 11 रुपये का सिक्का है तो हम लोग क्या 10 रुपये बना सकते हैं उसका? नहीं बना सकते। हमें एग्जैक्टली वही अमाउंट चाहिए। 9 रुपये हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अमाउंट से ज़्यादा के पैसे नहीं ले सकते। 10 भी ले सकते हैं बट हम लोग ज़्यादा के पैसे नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में जो है रिटर्न फंक्शन करा देंगे हेल्पर, जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे, और उसमें खाली i इज इक्वल टू i-1 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग मतलब बिना सिलेक्ट किए आगे बढ़ गए। फिर जो फाइनल कंडीशन होगी उसमें क्या रहेगा कि हम लोगों को मैथ डॉट मिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। मैथ डॉट मिन करेंगे, एक में क्या करेंगे हम लोग जो है i-1 मतलब हम लोग बिना लिए आगे बढ़ गए, जो मैंने आपको समझाया। दूसरे में क्या करेंगे हम लोगों ने लिया मतलब अमाउंट को जो करंट कॉइन पे हम लोग थे उससे जो है माइनस कर दिया, i-1 उससे हम लोगों ने माइनस कर दिया, बट हम लोग आगे नहीं बढ़े या पीछे नहीं गए। ठीक है, तो हम लोगों को इस कंडीशन में दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर हो गई, और यहाँ पे हम लोग जो है जिसमें हम लोग कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें 1+ कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि हम लोगों ने अगर कॉइन लिया है तो 1+ हो जाएगा, मतलब एक कॉइन हम लोगों ने ले लिया। या इसको एक नया इंटीजर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा ईजियर तरीका लगता है, क्योंकि जो स्टैक स्पेस होती है उसमें +1 करके स्टोर होता चला जाता है, और जब फाइनल रिटर्न होता है जैसे यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ तो फिर इधर +1 रिटर्न होता है। ठीक है, +1 रिटर्न हुआ, फिर इधर +1 रिटर्न हुआ, +1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 रिटर्न हो गया, 2 कॉइन्स लगे हमारे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इस वजह से हम लोग मोस्टली ये 1+1 नॉर्मली लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको लीड कोड पे क्वेश्चन को समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डीपी भी लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन बिना डीपी के हो ही नहीं सकता, कितनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको समझाया ना मैंने, कितनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 5 10,000 बार 5 ले सकते हो, फिर 20,000 बार भी 5 ले सकते हो, तो ऐसे तो प्रोग्राम ही चलता चला जाएगा। इस वजह से हम लोग एक बार करी हुई चॉइस दोबारा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम लोग 10 बार एक बार 5 ले चुके हैं तो हम लोग दूसरे ट्राई में 10 बार 5 दोबारा नहीं लेंगे, तो इसके लिए हम लोग को डीपी लगाना पड़ेगा। डीपी इज़ कंपलसरी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो
चलिए फिर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था 1 to 5 और अमाउंट 11, तो इसने क्या किया, 2 बार 5 लिया, 1 बार 1 लिया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या रिटर्न कराना है, क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू नीड टू मेक अप दैट अमाउंट, मतलब इस अमाउंट को बनाने के लिए कम से कम कितना कॉइन लगेगा। और अगर हम लोग वो अमाउंट को नहीं बना सकते तो -1 रिटर्न करना है, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में समझाया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, मतलब रिटर्न नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब -1। ठीक है, इधर रिटर्न कराएंगे 0, इधर हेल्पर वगैरह रिटर्न कराएंगे, ये अभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को रिटर्न कराना है -1 और कॉइन्स हमें एरे दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हर बार की तरह हम लोग इस बार भी एक इंट आंसर बनाएंगे, उसमें हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे हर बार की तरह, जो कि हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या भेजा हम लोगों ने, कॉइन्स भेजा और अमाउंट भी भेजा, और प्लस हम लोग एक काम करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल भेज देते हैं यहीं से, जिसका साइज होगा कॉइन्स डॉट लेंथ। ठीक है, कॉइन्स डॉट लेंथ के बराबर का हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल भेज दिया। अब इधर आके हम लोग पब्लिक इंट हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया। अब हम लोग एरे रिसीव करते हैं जो हम लोगों ने भेजा था उधर से, कॉइन्स। इसको एक काम करते हैं, सी लिख देते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। इंट एम्प्टी अमाउंट हो गया हमारा, फिर इंट एन हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कोड लिखना है। तो सबसे पहला बेस कोड मैंने आपको क्या बताया, इफ एन इक्वल टू 0, हम लोगों ने लेस दैन 0 बताया था, बट हम लोग यहाँ कॉइन्स डॉट लेंथ पास करा रहे हैं, मतलब हम लोग n-1 पे सारे ऑपरेशन करेंगे, और अगर हम n-1 पे ऑपरेशन करेंगे तो n 0 होगा, तो n-1 हो जाएगा। इस वजह से हम लोग n इक्वल टू 0 पे किया है। तो यहाँ हम लोग करेंगे रिटर्न, -1 नहीं करेंगे, आप लोग एक गलती कर रहे हैं। अगर हम लोग -1 रिटर्न करते हैं तो पता है क्या होगा, हम लोग जब मैथ डॉट मिनिमम वाला फंक्शन लगाएंगे, उसमें क्या होगा कि -1 तो मिनिमम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू -1 है। ठीक है, तो -1 ही रिटर्न हो जाएगा, मतलब जिसका आंसर भी सही होगा उसमें भी -1 रिटर्न हो जाएगा। इस वजह से हम लोग -1 नहीं रिटर्न कराएंगे, हम लोग कराएंगे इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, या हम लोग ये रिटर्न कराएंगे, हम लोग ये रिटर्न कराएंगे। ठीक है, हम लोग ये रिटर्न कराएंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो। फिर हम लोग यहाँ पे ज़रूर चेक करा लेंगे, अगर आंसर हमारा जो है, ये मैं लाइन लिखी हुई है, आंसर हमारा जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1। ठीक है, इसको -1 रिटर्न करा लूँ, -1 है तो हम लोग -1 रिटर्न कराएंगे, नहीं तो हम लोग वही आंसर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अगर हमारा आंसर ग्रेटर दैन और इक्वल टू, वैसे यहाँ इक्वल टू लगाना था बट इक्वल टू लगा के चल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू लगा दिया और चल गया। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1 इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग यहाँ -1 रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि मैक्स वैल्यू लगाएंगे तो कभी कभी ना इशू हो जाता है, जैसे बफर मेमोरी में फीड नहीं हो पाता कोई भी आंसर, तो इशू हो जाता है। वैसे अगर हम लोग ये भी लगाएंगे तो भी शायद चल जाए, बट -1 से ही करते तो बेटर रहता है। और अगर ये चीज़ ट्रू है, मतलब आंसर हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर है, तो हम लोग -1 रिटर्न कराएंगे। क्यों रिटर्न कराएंगे, क्योंकि n इक्वल टू 0 वाली ट्रिगर होगी कंडीशन, तभी तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -1 के बराबर रिटर्न होगी वैल्यू, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग वही यहाँ चेक कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रिगर हुई है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं हुई है, और अगर हुई है तो -1, नहीं हुई है तो वही आंसर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, दूसरी बेस कंडीशन क्या थी, दूसरी बेस कंडीशन ये थी कि अगर हमारा अमाउंट जो है 0 हो जाए। ठीक है, मतलब हमें अपने ज़रूरी कॉइन्स मिल गए, एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन पहले ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लगा देते हैं, अमाउंट इक्वल टू 0 हमारा हो गया, तो हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, हम वहाँ पे बताया था रिटर्न करा देंगे 0, क्योंकि अब हमें और कोई और ऑपरेशन नहीं करना, हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग कोई इसके बाद ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने रिटर्न 0 करा दिया। यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर हम जिस कॉइन पे हैं करेंटली, जो है n-1, मतलब जिस भी कॉइन पे है, अगर उसकी वैल्यू जो है हमारे अमाउंट से ज़्यादा है तो हम लोग उसको ले ही नहीं सकते, हम लोग हेल्पर करेंगे और सीधा सीधा टाटा बाय बाय भैया बोल के आगे बढ़ जाएंगे, अमाउंट n-1, मतलब हमें हमें भाई तुम चाहिए ही नहीं, तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम लोग आए मेन कंडीशन पे, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया था, रिटर्न मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू, मैथ डॉट मिन रिटर्न कराएंगे। क्या पहली कंडीशन क्या बताई थी, पहली कंडीशन ये बताई थी कि हम लोग
नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, इधर भी हम लोग नहीं ले रहे। दूसरी कंडीशन बताई थी, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि हम लोग लेंगे तो कॉइन सारे तो वैसा का वैसा चला जाएगा, अमाउंट में जो है कॉइन्स का जो वैल्यू है उस करेंटली बैठे हुए एलिमेंट का वो माइनस हो जाएगा कि हम लोगों ने एलिमेंट लिया है, ठीक है। और एन, एन यही मेन पार्ट है, एन हम लोग n-1 नहीं करेंगे, हम लोग वैसा का वैसा लिख देंगे कि हम लोग इसको दोबारा भी ले सकते हैं भैया, हमको 5 रुपए का सिक्का 2 बार भी लेना पड़ सकता है, या 10 रुपए का सिक्का 10 बार भी लेना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग n-1 यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली n पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, यहाँ पे हम लोग 1 प्लस करा देंगे, ये बताने के लिए हमने सिक्का उठाया, यही मेन वैल्यू है, यही प्लस होकर रिटर्न हो रही है, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं, है जी, अच्छा सी, सी है कॉइन्स वाले एरे का नाम, तो सी माइनस किया, और स्टैक ओवरफ्लो एरर, अच्छा भैया अगर हमारा सी जो है n-1, तो n इक्वल टू 0 हमारी करंट वैल्यू है, सी का n-1 इज ग्रेटर देन अमाउंट, तो सी कोमा अमाउंट कोमा n-1, अरे रे यहाँ हम लोगों ने रिटर्न फंक्शन तो लगाया ही नहीं है, दोबारा रन करते हैं, देखिए ये हमारे तीनों केस एक्सेप्ट हो गए, मतलब हमारे बेस सारे चल गए। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 39 आउट ऑफ 189 टेस्ट केसेस पास हुए, जो कि बहुत कम है, और हम लोग को यहीं पे टीएलई मिल गया, टीएलई मतलब अब बहुत हम ज़्यादा हम लोगों का टाइम खा रहा है जो प्रोग्राम है, तो टीएलई कहीं भी आपको मिल रहा है, मतलब डीपी अब लगना ही लगना है किसी भी रिकर्जन के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब डीपी लगानी है, तो डीपी कैसे लगाएंगे, डीपी आपको हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ कैसे लगानी है, इंट इंट डीपी वाला फंक्शन तैयार किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर इंट जिस दो कंडीशंस पे डीपी लगाएंगे, किन दो कंडीशंस पे लग रही है, एक हमारा अमाउंट बदल रहा है, एक हमारा एन बदल रहा है, ठीक है, एक एन बदल रहा है, एक अमाउंट बदल रहा है, तो एन और अमाउंट इन दो चीज़ों पर डीपी लगा रहे हैं, +1 करना है क्योंकि हम लोग एन और अमाउंट तक जाते हैं, +1 कर दिया। अब अब क्या करेंगे, पूरी डीपी में हम लोग दोबारा -1 भरेंगे, या -1 ना भरें क्योंकि -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, -2 भरते हैं, मतलब आपको जो भी एलिमेंट भरना है आप डीपी में भर सकते हो, बस ये है कि उस एलिमेंट का हमारे आंसर के साथ कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर के साथ मतलब होगा तो कभी कभी हो सकता है वही रिटर्न हो जाए, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप -10 भर लें, -1000 भर लें, इन सबका कोई रिलेशन नहीं हमारे आंसर से, ठीक है। तो आई इज लेस दैन n+1, क्योंकि पहला पैरामीटर हमारा n का है, तो i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आए, फिर दूसरा फॉर लूप लगाया, इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन अमाउंट और j प्लस प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने dp के i j में -2 भर दिया, बस जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हम लोग -2 के लिए वैल्यू चेक करेंगे, इतना ही फ़र्क पड़ेगा पूरे कोड में। तो इंट dp, यहाँ पे हम लोग dp रिसीव करते हैं अपना, और हर बार की तरह रिटर्न dp का n और amt इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ आपने रिटर्न फंक्शन लगाया वहाँ वहाँ आप ये कर दो एग्जैक्टली, बस आपका काम हो गया। अब बस यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा चेक मार लो कि इफ़ dp का इक्वल टू माई इफ़ इज़ नॉट इक्वल टू -2, मतलब कुछ और है उसमें, मतलब हम लोग वो चीज़ पहले ही एक बार करके देख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे हमारा ये वैल्यू, रिटर्न कर देंगे हमारा dp का n और अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर दिया, अब दोबारा रन करा के देखते हैं ठीक है भाई, तो n तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो n डिक्लेयर ही नहीं किया हमने, तो एक बार n डिक्लेयर कर देते हैं, इंट n इक्वल टू coins डॉट लेंथ, अब दोबारा रन करके देखते हैं तो हमारा प्रॉब्लम चल गया है, तो अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम सबमिट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों को बीट नहीं कर रही
क्योंकि टैबुलेशन से भी अपेरेंटली ये सवाल हो सकता है। हाउएवर अगर आप मेमोराइजेशन से भी ये सवाल करते हैं तो आपका सवाल गारंटीड चल जाएगा, क्योंकि मेमोराइजेशन किसी से कम नहीं होता। टैबुलेशन ज़रूर थोड़ा बहुत फास्ट होता है, बट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन बेस्ड ऑन थोड़ा सा टाइम डिफरेंस डिसाइड कर पाए। इस वजह से मेमोराइजेशन भी एक बहुत अच्छा अप्रोच है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच है, बहुत बेटर अप्रोच है। आप एक बार मेमोराइजेशन सीख लेते हैं तो आप मेमोराइजेशन बेस्ड कोई भी दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, एक सिंपल लॉजिक बना के। चॉइस का हम लोग लें या ना लें, हम लोग मिनिमम लें या मैक्सिमम लें, फिर हम लोग ले रहे हैं तो +1, नहीं ले रहे हैं तो -1, और हम लोग अगर नहीं लेके आगे बढ़ रहे हैं तो n-1 मतलब पीछे आ रहे हैं विदाउट लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको हर क्वेश्चन में वैसे का वैसा लॉजिक मिलेगा जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। वही सेम टू सेम लॉजिक, वही 0-1 नैपसैक वाला लॉजिक जिसमें हम एक चीज़ को ले रहे थे और एक चीज़ को नहीं ले रहे थे, वही सेम लॉजिक तो लगा है। खाली एक n का डिफरेंस है, वहाँ हम लोग n-1 कर रहे थे, हम लोग n-1 नहीं कर रहे हैं, और कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप जाके उसका सॉल्यूशन देख लीजिए मेमोराइजेशन का, खाली इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ हम लोग n-1 कर रहे थे, यहाँ खाली n लिख रहे हैं। और ये सोचिए, इतना छोटा सा डिफरेंस जो है इस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम से ज़्यादा टफ बना देता है। और कई लोग नैपसैक जानने के बाद भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है उसको इंटरव्यूज़ में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लॉजिक नहीं प्रिपेयर्ड होता। लॉजिक, एक सिंपल सा लॉजिक आपको प्रिपेयर करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, कि चॉइस कैसे बनाएं। सारे रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन, सारे डीपी बेस्ड क्वेश्चन, सारे मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके इस सिंगल लॉजिक से हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। तो थोड़ी देर के लिए गुड बाय, उसके बाद पार्ट 6 में ज़रूर आइएगा, और पार्ट 6 में हम लोग इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और बेटर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय एंड गुड नाइट।